Hello everyone, welcome to Parishram Vijnanam. In this video, we'll start with a new chapter that is breathing and exchange of gas. Okay, this will be the part 1 of this chapter. So let's begin. So let's talk about breathing. So breathing is what? We take in oxygen and take out carbon dioxide. Okay, so this process is the breathing. We're taking in oxygen and taking out carbon dioxide. Inhale and exhale. Okay, it's breathing. Okay, it's a biological process. It's happening. Okay, a biological process of inhaling means taking in gas like oxygen, and exhaling means taking out कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. हाँ, हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन. ओके, इनहेलिंग बोलते हैं. और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलिंग. ओके, बिटवीन सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, between us, so it's between us and the environment. Cells is talking about the reproductive system. जो cells है उसका और environment के बीच में एक exchange हो रहा है ना, gaseous exchange, that is called the breathing. Understood? ये एक biological process है. ओके, लाइकवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन. अभी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग है. अभी ब्रीथिंग जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जस्ट फिजिकल प्रोसेस जो हम लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं. ओके, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, वो हम लोग का ब्रीथिंग हो गया. अभी नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेशन. अभी रेस्पिरेशन क्या है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस. इट्स नॉट अ बायोलॉजी, इट्स अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल्स, जो सेल्स के अंदर होता है. ओके, रेस्पिरेशन सेल्स का अंदर होगा, हम लोग का बॉडी का अंदर, सेल्स का अंदर होगा. द एयर दैट वी इनहेल ब्रिंग ऑक्सीजन टू द लंग्स. जो हम लोगों ने एयर इनहेल किया है, जो हम लोगों ने एयर लिया है, वो अभी जाके हम लोग का लंग्स में आएगा एंड इज कैरीड बाय द ब्लड. लंग्स के बाद वो ब्लड स्ट्रीम से होकर इट विल गो टू द सेल्स. लंग से होके ब्लड स्ट्रीम में जाके उसके बाद सेल्स में चला जाएगा. वेयर इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. तो इसमें क्या ऑक्सीजन क्या हेल्प करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा. अभी ग्लूकोज कहाँ से आया? इट्स अ फॉर्म ऑफ फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करेगा ऑक्सीजन. ओके, विच रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. एंड हाउ डज द फूड इज ब्रेकिंग डाउन? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कहाँ से आया? हम लोग इनहेल किया, उससे ऑक्सीजन आया. अंडरस्टैंडिंग? दिस एनर्जी इज यूज बाय द सेल टू कैरी आउट द रेस्पेक्टिव फंक्शन. तो इसके लिए हम लोग इंडिविजुअल सेल्स इन्वॉल्व इन द डिफरेंट फंक्शंस. समझ में आया रेस्पिरेशन क्या है? इन अ जस्ट मैं समझा देती हूँ. जो अभी हम लोग का फूड है, फूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ओके, प्रोटीन्स. सो जो फूड है, हम लोगों ने जो फूड खाया, अभी वो ब्रेक डाउन होना पड़ेगा. सो ब्रेक डाउन कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा. एंड दिस प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज होगा. इस प्रोसेस को हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं. कैटाबोलिज्म, दिस इज अ कैटाबोलिज्म प्रोसेस. ये अभी ऑक्सीजन कहाँ से आया हम लोग का बॉडी में? अभी हम लोगों ने जो इनहेल किया, जो एयर इनहेल किया, जो इनहेल करके हम लोग का नोज़, नॉस्ट्रिल से होके हम लोग का फर्स्ट लंग्स में जाएगा, देन लंग्स से हम लोग का ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, देन सेल्स में जाएगा और ये सप्लाई करेगा ऑक्सीजन. समझ में आया? अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? वो हेल्प करेगा ग्लूकोज मीन्स फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, सो दैट इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, विच इज़ कॉल्ड द कैटाबोलिज्म. समझ में आया? यही पूरा प्रोसेस है तुम्हारा रेस्पिरेशन का, विच इज़ अ केमिकल प्रोसेस. इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना. अंडरस्टैंडिंग? You can take a screenshot of it if you want. Okay, then moving on to the next slide. Let's see different mode of gaseous exchange in organisms. So अभी हम लोग का
अभी मैंने बोला जो हम लोग का लंग्स है, लंग्स हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए. ओके, सो बट डिफरेंट सब ऑर्गेनिजम्स में लंग्स होता नहीं है. हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है. सो फ्रॉम फाइलम नंबर 1 to till phylum number 10, there are few animals which does not have, even 11 also, the fishes does not have lungs. They are having different types of respiratory system for gaseous exchange. हाँ, तो अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिजम्स का कैसे उन लोग रेस्पायर करते हैं. लेट मी मूव माई सेल्फ हियर. ओके, सो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है हम लोग का क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस इट्स टॉकिंग अबाउट द स्किन. जो हम लोग का स्किन का लेयर है उससे जो रेस्पिरेशन हो रहा है. हाँ, हम लोग का नहीं, दूसरा. हाँ, फर्स्ट है जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है. लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन फॉल होगा? द फाइलम नंबर 1 से लेके फाइलम नंबर 10 तक जो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, लोअर वर्टिब्रेट्स में फॉल होगा. लाइक फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, सिलेंटरेटर, फ्लैटवॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें इंटायर बॉडी सरफेस एक्ट एज अ गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज पूरा इंटायर बॉडी सरफेस में होता है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है. ओके, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है. लाइकवाइज इन अर्थवर्म ऑल्सो, उन लोग का क्यूटिकल जो मॉइस्ट क्यूटिकुलर स्किन लेयर है उसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओनली. फ्रॉग में भी जो मॉइस्ट स्किन है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन देयर इज गैसेस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस. दिस इज कॉल्ड द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. हाँ, अंडरस्टैंडिंग. अभी नेक्स्ट में जाते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. अभी ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें ट्रैकियल सिस्टम है जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स में पाया जाता है. ट्रैकियल सिस्टम रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हो गया ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हो गया ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जिसमें इन्वॉल्व होगा गिल्स. गिल्स, ओके, गिल्स हम लोग को जनरली पता है वो फिश लोग में रहता है, फिश में रहता है. तो पीसेस, फिशेस फॉल्स अंडर पीसेस. ओके, सो इसमें फिश होगा, amongst the vertebrate fish होगा, amongst the non vertebrates aquatic arthropods, aquatic molluscs होगा. जितने भी aquatic है, जैसे arthropods है, molluscs है, fishes है, तो इसमें गिल्स होगा. They are called the branchial respiration. Okay. Then the last one is pulmonary respiration. इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व होगा लंग्स हम लोग का. पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हम लोग का लंग्स इन्वॉल्व रहेगा, जहाँ पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास जो लंग्स है, that undergoes pulmonary respiration. Even we are involved in the pulmonary respiration. Okay, the one which are having lungs, like in amphibians, reptiles, but not all amphibians. Okay, amphibians like frog, they undergoes cutaneous respiration like this. Few amphibians and reptiles, birds and mammals undergoes pulmonary respiration, which are having the lungs. Is it clear? सब ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होता है. दिस इज द एग्जाम्पल्स. Then moving on to the next slide. Let me bring myself to the position now. Now let us see the conducting part of the respiratory system. अभी जो respiratory system का जितने भी conducting part है, जहाँ से gases exchange हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे. हाँ, अभी फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं. फर्स्ट कम्स द nostrils, हम लोग का नोज, nasal cavity, the nostrils. Okay, this one, the nostrils followed by pharynx. हाँ, नॉस्ट्रल्स के बाद हम लोग का आएगा फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. इसमें फूड भी जाएगा, एयर भी जाएगा. इट्स अ कॉमन पैसेज. उसके बाद वो डिवाइड होगा. ओके, उसके बाद आएगा हम लोग का लैरिंग्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स वी कैन से, वॉइस बॉक्स. इसमें एक लेयर होता है जो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में एक लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. दैट इज अ फ्लैप.
इट्स लाइक अ गेट. एपिग्लॉटिस एक गेट टाइप का होता है फेरिंग्स और लैरिंग्स का बीच में. ओके, दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स. तो अभी वो तो फेरिंग्स का तो कॉमन पैसेज है, फूड भी जा रहा है, एयर भी जा रहा है. अभी वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फूड भी लंग्स में चला जाएगा तो फिर. हाँ, तब इसको प्रिवेंट करने के लिए फेरिंग्स और लैरिंग्स का बीच में एक फ्लैप है. मीन्स लैरिंग्स का ऊपर पोजीशन में एक फ्लैप गेट टाइप का है. तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस. दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स. वो फूड को प्रिवेंट करता है, लैरिंग्स में घुसने के लिए प्रिवेंट करता है. हाँ, देन अभी फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हम लोग पहुंच गए. उसके बाद हम लोग ट्रैकिया में पहुंचेंगे अभी, होगा. उसके बाद ट्रैकिया जो क्या है, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, वो ट्रैकिया है, विंड पाइप. ओके, एंड ये इसका लोकेशन कहाँ है? इट इज़ डिवाइडेड एट लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra. वो कहाँ पर लोकेटेड है? ट्रैकिया जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है. वर्टिब्रल कॉलम में पार्ट्स है, जिसमें वन ऑफ द टाइप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का एक टाइप है thoracic vertebra. 5th नंबर ऑफ thoracic vertebra में ट्रैकिया लोकेटेड है. आई विल शो यू वन पिक्चर, देन इट विल बी मोर क्लियर. ट्रैकिया के बाद इट इज़ फॉलोड बाय प्राइमरी ब्रोंकी, जो लेफ्ट एंड राइट ब्रांच दे देगा. अभी मैं जब डायग्राम दिखाऊंगी तब इट विल बी मोर क्लियर. प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड करेगा लेफ्ट एंड राइट. देन फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी. और भी ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा ना. देन इट इज टर्मिनेटेड एट bronchioles. Then it is finally terminated at alveoli. Am I correct? You see the pathway कैसे आ रहा है? Nostrils, then pharynx, larynx, trachea, then after trachea, then primary bronchi, then secondary bronchi, then tertiary bronchi, then bronchioles, then alveoli. Okay? I'll show you the pathway now. Now see, starting with larynx. Okay, this is a larynx, this is a voice box. Okay, this is the larynx, this is the trachea. This trachea is made up of around 16 to 20 hyaline cartilage. Around 16 to 20 hyaline cartilage. Okay, and after trachea you have this branch like structure. Let me change the color, not pink, let me take blue. So this branching like structure, can you see? This is the primary bronchi. Okay, then again it will further divide. Okay, it will again further divide. Let me again change the color to red. Okay, here only I am making. Again it is dividing. It is dividing into around 23 times it will divide. Okay, I'm doing a blunder here. Secondary bronchi. Okay, then it will again branch. Again branching, this will be the tertiary bronchi. Tertiary bronchi. Okay, and at the end of the tertiary bronchi there are sac-like structure. These are the sac-like structure which is called the alveoli. Okay, is it clear? I'll show you a beautiful diagram where it will be more clear. Okay, then moving on to the next slide. So I was telling you na, trachea is located in the 5th thoracic
vertebra. So this vertebral column is divided into how many zones? You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zones. Okay, 6 different bones. Okay, so this thoracic, there are 12 numbers of bones. So the fifth one, 1, 2, 3, 4, fifth, around this, the trachea is present. Trachea is present, which divides. Below the trachea it will divide, no? Divide into primary bronchi. Understanding now? The trachea divides at the fifth thoracic vertebra. Okay, remember the point? Understood the fifth thoracic vertebra now? Okay, then moving on to the next slide. See, this is a beautiful diagram showing. Let's see, I'll zoom it. Starting from the nose, nasal cavity, the air will enter. Moving on to the pharynx, see the terminologies and the pathway also. From nose it is entering the pharynx, then it is moving to the larynx, that is the voice box, then the trachea, which is the windpipe, and in the fifth thoracic vertebra the trachea is dividing into primary bronchi. This is the branching primary bronchi, then into here it is not distinctly shown. I have already shown you in the previous by drawing myself only, if you understand well and good. तो अभी आएगा, पहले से चलते हैं फिर से, नोज से, दैट इज नेजल कैविटी से होके फेरिंग्स में आएगा, देन लैरिंग्स, नोज है, नोज से आएगा फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स, फेरिंग्स में आएगा, देन इसमें लैरिंग्स होगा, उसके बाद ट्रैकिया होगा, ये देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया होगा. ओके, अभी ट्रैकिया के बाद ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हम लोग का अभी ये ट्रैकिया है, इसमें प्राइमरी ब्रोंकी आएगा, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होगा. उसके बाद हम लोग का ये है सेकेंडरी ब्रोंकी, द थिकर वन इज़ द सेकेंडरी ब्रोंकी. देन हम लोग का जो छोटा छोटा है वो जो टर्शरी ब्रोंकी होगा. देन it will go to the bronchioles. Then after the bronchioles it will terminate at the alveoli. Here alveoli is not shown. Understood the pathway? Okay. Is it clear now? Then moving on to the next slide. See the alveoli, here can you see, this is the trachea, these are the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, then alveoli. This is the alveoli. This is the enlarged view of this alveoli where the gaseous exchange will take place. The bad one, the carbon dioxide, will enter the alveoli and it will exhale out. Then the good one, the oxygen, will enter the bloodstream from the alveoli. Okay, there are approximately 600 to 800 million alveoli in a particular human beings. 600 to 800 millions approx. Okay. Then moving on to the next slide. Okay, then it is said that our right lungs are little bit bigger than the left lung. Okay, you have to know that. This is the the right lung. This one is the right portion of the lung and this one is the left portion of the lung. Right portion is bigger than the left portion. Okay, why? Because it is made up of 3 different lobes. This is number 1, number 2, number 3. 3 lobes it is made up of, and here the left lung is made up of 2 lobes, 1 and 2. Okay. So this the first one is the superior lobe of the right lung, superior lobe. Then it will have middle lobe and inferior lobe it will have.
Okay, 3 lobes are present at the right side, and here superior lobe only and inferior lobe, no middle lobe in the left lung. Is it clear? The right lung is a big larger than the left lung. Okay. Okay then. समझ में आया? हम लोग का राइट लंग ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, क्योंकि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब्स, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब, और हम लोग का लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होने के कारण हम लोग का थोड़ा लंग छोटा है, बिकॉज इधर सिर्फ सुपीरियर लोब है और इंफीरियर लोब है. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी देखते हैं लंग्स का लेयर्स होता है, दैट लेयर्स विल टॉक अबाउट. हाँ, अभी टू लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, हैविंग प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. तो अभी हम लोग का लंग्स जो है, लंग्स डबल लेयर जो कवरिंग है, लंग्स का डबल लेयर कवरिंग होता है लंग्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल लेयर, और 2 प्लूरल लेयर का बीच में हम लोग का फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड. ओके, तो इसका काम क्या होता है फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन का? इट स्पेशली द फ्लूइड का क्या काम होता है? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. लंग सरफेस का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. लंग का डबल लेयर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिसका नाम है प्लूरा, और 2 प्लूरल मेम्ब्रेन का बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, जो हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द लंग सरफेस. 2 लेयर का बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये प्लूरल फ्लूइड. समझ में आया? Then moving on to the next slide. अभी पढ़ते हैं conducting part. Let me change the color. Okay. Conducting part includes, अभी हम लोग का जो respiratory system में है वो एक conducting part होता है एक, और एक respiratory part होता है. हम लोग first part पढ़ते हैं, that is conducting part. जो कंडक्ट करता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा रेस्पिरेशन के लिए, बट उन लोग गैस कैरी करने के लिए कंडक्ट करेगा. हाँ, तो कंडक्टिंग पार्ट में हम लोग का नॉस्ट्रल्स, ये जो नोज़ है, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, वो फॉल होगा. फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया. दिस 4 आर द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाँ, ये 4 पार्ट्स होगा, और इन लोग का मेन फंक्शन क्या है? ये चारों का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली. एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग का एल्वियोली तक लेके आने के लिए ये चारों का फंक्शन है, और रिमूव करने के लिए फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर. तो हम लोग जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स लोग को उन लोग प्यूरीफाई करते हैं, एज ए एयर कंडीशनर टाइप में काम करता है. प्यूरीफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, थोड़ा मॉइस्ट करता है. हम लोग का म्यूकस है ना, तो थोड़ा मॉइस्ट करता है, एंड ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज हम लोग का एटमॉस्फेरिक एयर जो थोड़ा गर्म है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर से, हम लोग का टेम्परेचर मिलेगा नहीं, सेम नहीं है. हाँ, अभी वो एयर आएगा हम लोग का नॉस्ट्रल्स के अंदर, तो अभी उसको सेम टेम्परेचर में लाना है हम लोग का बॉडी के साथ बैलेंस करने के लिए, तो वो ह्यूमिडिफाई करेगा. ओके, ह्यूमिडिफाई करेगा और टेम्परेचर एक ही लेवल में लाएगा हम लोग का बॉडी के साथ मैच करने के लिए. ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. ये तो फर्स्ट हो गया कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट. जो मेन रेस्पिरेटरी और जिसको एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं वो हो गया हम लोग का एल्वियोली, जिसमें मेन एक्सचेंज होगा गैसेस का. हाँ, इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन. इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज होता है. सपोज ब्लड स्ट्रीम है इधर, अभी अच्छा ब्लड जैसे ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए.
अभी जो ब्लड, जो खराब ब्लड भी लेके आ रहा है सब सेल्स एंड ऑर्गन से, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन होगा एल्वियोली का अंदर, ब्लड स्ट्रीम से अंदर घुसेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा. So it is the site of actual diffusion of oxygen, carbon dioxide between blood and atmospheric air. ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का बीच में डिफ्यूजन होगा कहाँ पर? एल्वियोली में. इज इट क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी जो लंग्स का लोकेशन ये बोला है मैंने, हाँ, तो लंग्स एग्जैक्टली लोकेटेड है कहाँ? तो अभी लंग्स जो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है. हम लोग का बॉडी में वी हैव वेरियस बॉडी कैविटी, अराउंड 5 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी इन अ पर्टिकुलर डायग्राम. तो हम लोग अभी बॉडी कैविटी थोड़ा देख लेते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट. तो हम लोग का जो फ्रंट साइड में बॉडी कैविटी है 3. वेंट्रल कैविटी जो फ्रंट साइड का 3 कैविटी है, दैट इज थोरैसिक कैविटी, abdominal cavity and pelvic cavity. 3 types of cavity. and हम लोग अभी thoracic cavity के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग का lungs रहता है. lungs is inside, protected inside the thoracic cavity. okay, then अभी next type of cavity है dorsal cavity. वो हम लोग का 1 and 2 types है. एक तो cranial cavity जिसमें हम लोग का brain protected है, and spinal cavity जिसमें हम लोग का spinal cord protected है. okay, so understood what is thoracic cavity, कहाँ पर है उसका location. this is the thoracic cavity where the lungs is very nicely protected. हाँ, अभी फिर से चलते हैं. lungs reside in a thoracic cavity means lungs is protected under a thoracic cavity. lungs जो thoracic cavity के अंदर अच्छे से protected है, which is formed by the vertebral column. अभी ये कैसे बना है? वर्टिब्रल कॉलम है कहाँ पर? डॉर्सल सरफेस में. बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम है हम लोग का. डॉर्सल साइड मीन्स द बैक साइड में हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है. फ्रंट साइड में स्टर्नम है. अभी ये थोरैसिक कैविटी बना कैसे है? थ्रू द इट इज़ फॉर्म थ्रू बाय द वर्टिब्रल कॉलम. पीछे में वर्टिब्रल कॉलम है, फ्रंट में स्टर्नम है. हम लोग का जो फ्रंट साइड है ये वाला, ये एक फ्रंट में बोन है, that is called the sternum. this is the front side. back side में भी vertebral column होगा. ventral surface में sternum है. then ribs present laterally. अभी ribs जो laterally present होगा. okay, lips present laterally and diaphragm present at the lower side. और नीचे में diaphragm present होगा ऐसे. understanding अभी कैसे thoracic cavity form हुआ है? थोरैसिक कैविटी कैसे फॉर्म हुआ है? पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, आगे में स्टर्नम, और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम का को कैसे होल्ड कर रहा है? रिब केज से लेटरली. रिब केज ये जो रिब्स है, रिब्स जो लेटरली अरेंज्ड है, और बेस में, नीचे में बेस में डायफ्राम है. समझ में आया? एंड लंग्स उसके अंदर ही प्रोटेक्टेड है. ओके, vertebral column at the back, sternum at the front, ribs at the lateral surface, lateral sides, and at the base the diaphragm. Clear? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये तो कैविटी मैंने समझा दिया है. थोरैसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. अभी देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है. हाँ, रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप में हो रहा है हम लोग का. दो डिफरेंट प्रोसेस है हम लोग का रेस्पिरेशन में. हम लोग का बॉडी में 2 डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का. एक तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है और एक जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है. अभी फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हम लोग अभी इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर हो रहा है. दिस इज ब्रीथिंग. हम लोग इनटेक कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इनटेक में ऑक्सीजन ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले रहे हैं. उसके बाद रिलीज़ क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं. और इसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन का बीच में एक्सचेंज हो रहा है ना, डिफ्यूजन हो रहा है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और आ रहा है ऑक्सीजन. समझ में आ रहा है? तो ये है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके,
देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या हो रहा है, अभी तो एक्सचेंज हो गया एल्वियोली के बीच में, एल्वियोली के बीच में एक्सचेंज हो गया। अभी इट विल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय द ब्लड, अभी ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैस। अभी सपोज जो एल्वियोली है, एल्वियोली का पास में ब्लड स्ट्रीम है, एल्वियोली से ऑक्सीजन गया डिफ्यूज़ होके ब्लड स्ट्रीम में हो गया, उसके बाद वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सब सेल्स में पहुंचाएगा। उसके बाद ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यू नो दैट। अभी वो जो जितने भी वेस्ट है, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हम लोग का, सब वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो ब्लड कैरी करेगा थ्रू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो लेके आएगा एल्वियोली के पास। अभी एल्वियोली से फिर से डिफ्यूजन होगा, ओके, डिफ्यूज आउट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय द ब्लड। तो ये ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है सो दैट उन लोग सब ऑर्गन्स में उन लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ब्लड जो सब ऑर्गन से खराब जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सब लेके आके एल्वियोली में डिफ्यूज कराएगा और हम लोग अभी एक्सेल आउट कर देंगे। एम आई करेक्ट? देन अभी क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी जो मैंने बोला डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बीच में, कहाँ पर हुआ है, एल्वियोली में, इसलिए उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। अभी जो डिफ्यूजन और एक बार डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, जो जितने भी टिश्यूज़ है ऑर्गन्स है उसका बीच में जो डिफ्यूजन होगा, अभी खराब चीज़ तो ब्लड में देना है टिश्यू से, जो डिफ्यूजन होगा उसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, इसमें इसका उल्टा होता है, लाइक ये समझ में आया? अभी आई मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। अभी एल्वियोली फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो एल्वियोली है, एल्वियोली से हम लोग का ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाएगा, देन टू द टिश्यूज, हम लोग का ऑर्गन्स। अभी देखो, एल्वियोली से हम लोग का ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगा, होगा, एंड ब्लड से ऑक्सीजन ही जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू जो खराब चीज़ प्रोड्यूस करेगा, द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो ब्लड में फिर से देगा, होगा। उसके बाद ब्लड से एल्वियोली में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग का एक्सेल आउट हो जाएगा। अभी ये एक्सेल आउट होगा। ये हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिला, इनहेलेशन से मिला है ना। इनहेल करके मिला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आया, इनहेल करके मिला है। उसके बाद कहाँ पे आया, एल्वियोली में आया, एल्वियोली से ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू में गया। समझ में आया? अभी नाउ इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। Pulmonary respiration. This is the cellular respiration. Cellular respiration. Is it clear now? Okay. Then moving on to the next slide. Let's see about the mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Okay. So अभी देखते हैं breathing जो है क्या, अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो ब्रीथिंग को हम लोग वेंटिलेशंस भी बोलते हैं, हाँ, वेंटिलेशन भी बोलते हैं ब्रीथिंग को। इट इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो क्या है, तो टेकिंग इन ऑक्सीजन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन बोलते हैं, एंड एक्सेल आउट को एक्सपिरेशन बोलते हैं, होगा। टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, सी सेम वो है बट डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जब इंस्पिरेशन होगा, जब इनहेलेशन होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो ड्रॉन इन होगा, हम लोग लेंगे। एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। एल्वियोलर एयर को हम लोग रिलीज आउट करेंगे। हाँ, अभी इंस्पिरेशन में क्या करेंगे,
इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग लेते हैं, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग लेते हैं इंस्पिरेशन में। बट एक्सपीरेशन में क्या होता है, हम लोग का एल्वियोलर एयर को रिलीज करते हैं, एल्वियोलर एयर को हम लोग रिलीज करते हैं। इंस्पिरेशन में क्या करते हैं, इनहेलेशन में वी टेक इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, मीन्स एक्सहेल में क्या करते हैं, हम लोग एल्वियोलर एयर को रिलीज करते हैं। ओके तो चलते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। अभी जो इन एंड आउट हो रहा है हम लोग का, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, एटमॉस्फेरिक एयर इन, एल्वियोलर एयर आउट, वो हो रहा है ना। तो वो हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर डिफरेंस का वजह से, बाहर प्रेशर अलग है, अंदर प्रेशर अलग है, इसका वजह से हम लोग का एक्सचेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। हाँ तो अभी देखते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कौन कर रहा है, हु इज़ द कल्प्रिट। हाँ तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है हम लोग का डायफ्राम, जो हम लोगों ने पढ़ा है। डायफ्राम इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द थोरैसिक कैविटी, रिमेंबर। तो डायफ्राम करता है और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है, रिब्स का बीच बीच में एक स्पेशल सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, मीन्स आउटर एंड इनर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जिसको बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, दैट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। अभी कौन कौन कल्प्रिट है इसमें, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है फॉर द गैसेज एक्सचेंज। समझ में आया कौन क्रिएट है, कौन क्रिएट करता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस मतलब कौन क्रिएट करता है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ओके अभी हम लोग मोर डिटेल में जाएंगे, वन बाय वन इंस्पिरेशन पढ़ेंगे, मीन्स इनहेलेशन अच्छे से पढ़ेंगे। इनहेलेशन बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हम लोग अभी इनहेल करेंगे अभी ऑक्सीजन को, हाँ एयर को इनहेल करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर को। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं देयर इज़ अ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन होगा हम लोग का डायफ्राम। डायफ्राम हम लोग इसको हम लोग फेरेनिक मसल्स भी बोलते हैं, फेरेनिक मसल्स दैट इज डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कंट्रैक्ट होगा इन केस ऑफ इंस्पिरेशन। इन केस ऑफ इंस्पिरेशन वो कंट्रैक्ट होगा, ये दोनों चीज़। दैट विल रिजल्ट इन द लिफ्ट अप ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम। हम लोग जब सांस लेते हैं, दिस चेस्ट इज लिफ्टेड अप, नो, द रिब्स एंड द स्टर्नम, हम लोग का चेस्ट अप होता है, इट्स लाइक दैट। ओके देन it will result in the increase in volume of the thoracic chamber। अभी हम लोग का chest, ribs and sternum lift up हो गया, हम लोग का अंदर जो है thoracic cavity का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो there is an increase in the volume of the thoracic chamber which result in the increase in the pulmonary volume, जो लंग का वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होने से तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अभी जो हम लोग का अंदर का प्रेशर जो कम होगा कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जो हम लोग का लंग्स का अंदर प्रेशर है, जो थोरैसिक चैम्बर में प्रेशर है, वो कम हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, स्पेस बहुत है, अभी स्पेस बहुत है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कैविटी का। हाँ पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम चैम्बर का इंक्रीज हुआ है, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर कमेगा कि नहीं, तो हम लोग का अंदर प्रेशर कम जाएगा कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम लोग इनहेल करेंगे, फोर्स एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड आवर लंग्स। समझ में आया? दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट कंट्रैक्शन होगा, किसका कंट्रैक्शन होगा, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होगा। देन देयर विल बी अ लिफ्ट अप ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम, लिफ्ट हो जाएगा हम लोग का रिब्स एंड स्टर्नम, उसके वजह से हम लोग का जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इससे इसका वजह से हम लोग का प्रेशर कम हो जाएगा अंदर कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब अंदर घुसेगा एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, इट्स ए एक्टिव प्रोसेस इंस्पिरेशन। अभी सिमिलरली हम लोग देखेंगे फॉर एक्सपिरेशन, सेम इसका उल्टा कर देने से एक्सपिरेशन हो जाएगा। अभी देखेंगे एक्सपिरेशन, इट्स अ पैसिव प्रोसेस। ओके, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, यू हैव टू जस्ट कंपेयर विद द इंस्पिरेशन। तो एक्सपिरेशन जो एक्सेल आउट है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ने से हम लोग का रिलैक्स होता है, सब छोड़ दिया ना, रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम से डायफ्राम रिलैक्स हो गया, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो गया, रिब्स एंड स्टेर्नम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन रिलैक्स हो गया। हाँ, उसके बाद देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चैम्बर, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, दब गया ना, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। उसके बाद डिक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। हाँ, उसके बाद पल्मोनरी प्रेशर, जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर हम लोग का बढ़ गया, डिक्रीज हो गया ना, वॉल्यूम कम है अभी, तो प्रेशर ज़्यादा होगा हम लोग का अंदर। हाँ, तो लंग का अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग एक्सपल्शन करेंगे, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर का वजह से हम लोग रिलीज आउट करेंगे। क्लियर है अभी? पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से याद रखना है। एक याद रखने से ये याद रह जाएगा, यू जस्ट रिमेंबर द इंस्पिरेशन पार्ट, देन उल्टा लिख दो, होगा। Then moving on to the next slide. So ये diagrammatic representation है, same diagram you have in your NCERT book. So let's see. अभी इंस्पिरेशन का फर्स्ट देख लेंगे, इनहेलेशन। तो फर्स्ट जो एयर एंटर कर रहा है लंग्स में, रिब्स एंड स्टेर्नम विल राइज अप, बढ़ जाएगा। हाँ, डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, इधर नीचे आ जाएगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चैम्बर विल इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज हो गया ना, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, पर एक्सपिरेशन में पूरा एकदम चिपकू हो गया, देखो पूरा पिचक गया है। सी द डायग्राम। हाँ, इसमें रिब्स एंड स्टेर्नम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आ जाता है, वॉल्यूम भी थोरासिक चैम्बर का कम हो जाता है। उसके बाद डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क्ड अपवर्ड, तो डायफ्राम जो रिलैक्स हो जाएगा और ऐसा आर्क शेप ले लेगा, होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा डायफ्राम, इसलिए फोर्सफुल एक्सपल्शन होगा, ये एयर को एक्सपेल करेगा बाहर। डायफ्राम ऊपर आ जाने से प्रेशर एक होगा ना, तो बाहर एक्सपेल करेगा। और ये तो डायफ्राम नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये रिब्स और स्टेर्नम, तो वॉल्यूम भी, कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो ज़्यादा एयर इनसाइड आने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ड्रॉ दिस इन योर नोट्स। ओके, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन समझ में आ गया? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ एडल्ट एट रेस्ट। हाँ, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है पर मिनट में कितना होगा, 12 to 16 ब्रेथ। हम लोग 12 to 16 मिनट्स में 12 to क्या बोल रही हूँ, हम लोग एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। ओके, क्लियर? ओके, देन अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पायरोमीटर के बारे में। इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो ब्रीथिंग रेट को मेजर करता है, पल्मोनरी जितने भी ब्रीथिंग जो रेट है उसको मेजर करता है। ओके, तो स्पायरोमीटर बोलते हैं इसको, और रेस्पिरोमीटर भी बोल सकते हैं इसको। This is the instrument. I have given one picture. It's an apparature for the measuring the volume of inhale and exhale air. कितना वॉल्यूम को मेजर करता है, कितना इनहेल हुआ है, कितना एक्सेल हुआ है, स्पायरोमीटर और रेस्पिरोमीटर बोलते हैं इसको। हो गया? समझ में आया? So if you have any doubt in any concept, so you can write down in the comment section so that I can know. Then again I can make a short video for you. Okay? So see you in the next video. Thank you for your patient hearing.